हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की वीडियो मेरी CSR नेट एग्ज़ाम की जर्नी है कि कैसे मैंने CSR नेट क्वालिफाई किया या कितने टाइम्स मैं फ़ेल हुआ और कैसे मैंने अपने फेलियर को ओवरकम किया। तो जैसे कि आप सभी का भी रिसेंट में रिज़ल्ट आया है और उसके बाद कई बच्चे ऐसे होंगे मेरी तरह जो इस एग्ज़ाम में रह गए होंगे या जैसे मैं रहा था किसी टाइम, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया जैसे मैंने कभी क्वालिफाई किया था। तो अब क्या मेरी जर्नी रही थी, कैसे मैं मतलब डिसक्वालीफाई से क्वालिफाई की तरफ बढ़ा या कैसे मैंने अपनी हार को जीत में बदला और कैसे मैंने भी गलतियां की है, मैंने भी चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिले या थोड़ा सा इंस्पायर आप हो सकें और आप ये समझ सकें कि सबकी जर्नी ऐसी ही होती है, थोड़ी टफ़ होती है, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है फिर ऊपर आना पड़ता है। तो यानी ये अप एंड डाउन एक जीवन का हिस्सा है और अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ है जो आप हासिल कर सकते हैं और हर चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने जो CSR का एग्ज़ाम है सबसे पहले 2015 में दिया था। BSc थर्ड ईयर में यानी लास्ट ईयर में दे सकते थे उस टाइम पे एग्ज़ाम, तो तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो उस टाइम पे जितना मुझे याद है तो मेरे सबसे पहले मार्क्स 78 आए थे। तो अब वो 78 इस तरीके से आ गए थे क्योंकि हम उस समय जैम का पढ़ते थे, तो जैम में केमिस्ट्री काफ़ी रिलेटेड मतलब पढ़ाई देते हैं नेट के रिगार्डिंग। तो 78 आ गए थे। तो उस टाइम पे मैं खुश हो गया था कि ये एग्ज़ाम मतलब मेरे को लगा इजी होगा, आगे इजी पड़ेगा MSc में, क्योंकि 78 अभी आ गए हैं। तो उस टाइम पे भी कट ऑफ हो ही रहती थी 100 और 110 रहती थी जनरल कैटेगरी में। तो मुझे लगा 80 अभी आ रहे हैं तो 20-30 आगे आ जाएंगे। तो ये मेरा पहला था, मतलब मैं फ़ेल हो गया था पर एक कॉन्फिडेंस के साथ फ़ेल हुआ था क्योंकि बहुत स्टार्टिंग स्टेज थी। फिर उसके बाद MSc में आ गए, NIT में MSc फर्स्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं तो MSc फर्स्ट ईयर में मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, वो क्योंकि कहीं इंटर्नशिप में चला गया था ISC बैंगलोर, तो वहाँ देने को नहीं मिला, एग्ज़ाम दिया भरा ही नहीं मैंने। तो इस तरीके से नहीं किया एग्ज़ाम। सेकंड सेमेस्टर में मैं बताऊँ आपको तो IIT मद्रास में गया हुआ था मैं इंटर्नशिप में, तो वहाँ मैंने वो एग्ज़ाम दिया। और उस टाइम में एक और रोचक बात अगर आपको बताऊँ तो उस टाइम पे ऑफलाइन होता था और फिर भी मैंने अपना सेंटर चेंज करा दिया था, मतलब वो भी चेन्नई से ही, क्योंकि IIT मद्रास के सामने कोई CSR लैब थी, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखी या CSR कोई ऑफिस था, और एक हफ्ते में ही मेरा सेंटर चेंज हो गया एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले, और वो दिल्ली से IIT के अंदर ही आ गया, यानी चेन्नई में ही आ गया और ऑफलाइन। और मेरा ही नहीं, मेरे एक फ्रेंड का भी हो गया, जो भी बच्चे मेरे साथ गए थे। तो बाकी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो रिज़ल्ट की मैं बात करूं तो उस टाइम पे भी रिज़ल्ट पढ़ा तो नहीं था क्योंकि इंटर्नशिप में थे, और सेकंड सेमेस्टर भी कुछ नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरे मार्क्स आए थे 60-70 के अराउंड, यानी 78 उससे भी कम आए थे, 60-70। थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा कोशिश करी अब की बार पढ़ें, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने लगे थे NIT में नेट के लिए, तो हमने भी पढ़ने की कोशिश करी। और जितना उस टाइम पे समझ में आता था कि इस बुक से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ ले, कोशिश करी। इतना नहीं पता था, पूरा आइडिया नहीं था उस समय। नेट भी मतलब जियो रिसेंट ही आया था 16 में, तो इतना ज़्यादा भी मतलब इवॉल्व नहीं हुआ था एकदम ही कि पूरा ही हम देख लें, या इतने लोग नहीं थे जो यूट्यूब में आजकल मिल जाते हैं कि आपकी हेल्प कर देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या कहते हैं कैसे पढ़ना है। तो इस बारे में नहीं पता था, तो जितना अपने से हुआ उतना पढ़ लिया। पर 16 में भी अगर मैं आपके मार्क्स ही बताऊं तो मेरे 80 के या 85 के राउंड आए थे बस। तो मतलब फिर क्वालिफाई नहीं हुआ था कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में मेरा क्वालिफाई मतलब रह ही जाता था, तो फिर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। उस टाइम भी कट ऑफ वही 110 के अराउंड ही आती थी जनरल की। बाद गेट का एग्ज़ाम दिया 17 में पहली बार। 17 में गेट भी नहीं हुआ, गेट में मतलब अच्छा नहीं कर पाए, गेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि थोड़ा केमिस्ट्री से टचअप छूट गया था। मैं ये कहूँ अगर जितना मुझे समझ नहीं आ रहा है IIT जैम से, मतलब MSc में थोड़ा सा टचअप छूट गया था। उसके बाद MSc लास्ट ईयर में भी दिया, तो फिर एग्ज़ाम दिया, साथ में ही दिया था MSc के, तो फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ और उस टाइम भी जो मार्क्स आए वही 80 के अराउंड आए। तो बाकी मैं पढ़ता कैसे था मैं आपको बताऊँ तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता था और चीज़ें नहीं सीखता था। एग्ज़ाम आने से 1 महीने या 15 दिन पहले ही चीज़ें देखता था और
देखता भी क्या था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, बस उनके आंसर देख लिए, पता भी नहीं होता था कैसे सॉल्व करने हैं ज़्यादातर केसेस में तो। और जो बुक्स थी, बुक्स रटने लग गया, अजय कुमार बोलते थे, अजय कुमार पढ़ ली, पर समझने बिल्कुल नहीं आती थी सही बताऊँ तो, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ता था ना, और याद ही नहीं रहती थी कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, या समझने की कोशिश भी नहीं की, ये भी कह सकता हूँ मैं ज़्यादातर केसेस में। तो 17 तक मतलब चीज़ें ऐसी रही। तो यानी मैं भी कई बार फेल हुआ 17 में, आप देख सकते हैं, कहीं मैंने CSR के एग्ज़ाम दे दिए, 85 के अराउंड मेरी परफॉर्मेंस रही, जो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए कम है अगर आपको JRF चाहिए तो। उसके बाद 17 के बाद जॉब में चला गया, टीचिंग जॉब करने लगा, अपना कोचिंग खोल लिया, स्कूल पढ़ाने लग गया। तो 12 घंटे टीचिंग करने के बाद तो ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टेड हो जाता था इंसान की, बस रात को सोता ही था। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी रही कि मतलब मेरे तो ये था कि मैं इतना थक जाता था कि उसके बाद मैंने हर मेरे ख्याल से 6 महीने में एग्ज़ाम ज़रूर दिया है नेट का, और जो भी गेट का हुआ है दिया है। और कभी कभी ऐसा हुआ है नेट का एग्ज़ाम मिस कर दिया, मतलब 2020 तक किसी मतलब कह सकते हैं कि 5 में से 1 या 2 मिस कर दिए, अगर 5 एग्ज़ाम 2020 तक हुए होंगे 17 के बाद। पर ये है कि एक में भी मैं बताऊं मैं क्वालिफाई नहीं हुआ और सही से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जॉब के और साथ में कोचिंग पढ़ाने में इतना टाइम नहीं मिल पाता था, और साथ में मैंने भी नहीं करा, क्योंकि मैं फिर भी अपनी कमी मानूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चे MSc में भी निकालते हैं नेट का एग्ज़ाम, MSc के दौरान निकालते हैं, जॉब के दौरान निकालते हैं। और इनफैक्ट कई बच्चों से मैं मिला हूँ, और आपने देखा भी होगा, रिसेंट में मैंने इंटरव्यू लिया था, एक स्टूडेंट थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हुई थी BHU में, उसने जॉब के दौरान ही JRF निकाला। और MSc के 50% से ऊपर बच्चे MSc के दौरान JRF निकालते हैं, मेरी क्लासमेट ने निकाला। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जॉब करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता है, बस निकालना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मैं टाइम नहीं निकाल पाया, मैंने चीज़ें सही से मैनेज नहीं करी। और उस टाइम पे मैं बताऊँ मैंने कहाँ से पढ़ा, तो मैंने उस टाइम पे तो बिल्कुल MSc में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मतलब नोट्स नहीं बनाए थे इतने खास क्लास में। तो बाकी दिल्ली से कुछ फ़ोटो स्टेट्स आती थी उस समय CSR नेट की, तो वो ख़रीदी थी, वो देखता था, तो उनमें से भी कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया, तो दूसरों के नोट से कितना समझने आएगा। तो मतलब मैं इतना नहीं कर पाया। और मैं सच बताऊँ आपको तो मेरे जो मार्क्स रहे उस टाइम पे भी एक एवरेज मार्क्स 70-80 के बीच हो गए, मतलब कम ही हो गए, 85 से भी नीचे आ गए वो 70-80। और उसके बाद आते हैं 2020 में। तो 2020 में मैंने सोचा मुझे जब मैं जॉब से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, और इनफैक्ट कोरोना भी आ गया, तो जब मैंने जॉब छोड़ने की सोची और कैरियर बनाने की सोची रिसर्च की तरफ, या PhD करने की सोची, तो उसके बाद जब मैंने चीज़ें छोड़ी और टाइम भी मिला, कोरोना से ऑनलाइन हुई चीज़ें, तो तब मैंने मेहनत करी, कोचिंग ज्वाइन किया, तो तब मैंने पढ़ा, तो तब जाके मैं नेट प्रॉपर क्वालिफाई कर पाया 2020 का। उसके बाद जितने भी मैं दे रहा हूँ सब क्वालिफाई ही कर रहा हूँ, अगर आपको बताऊँ तो कहने का मतलब है, अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो उससे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। जो मैंने गलतियाँ करी हैं उनमें एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। देखिए ये पहला होना चाहिए कि आप ना कंफ्यूज ना हो कि आपको जॉब करनी है, आपको MSc करनी है, या आपको नेट करना है। सेकंड, आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस आप चाहे वो ऐसे कोचिंग के फॉर्म में लें, या किसी के मतलब सीनियर से सलाह लें, या कोई बुक्स को फॉलो करें, या किसी भी मतलब मेंटर को फॉलो करें। क्योंकि देखिए मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था, और शायद मैंने लिया भी नहीं, ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी लोगों ने निकाला है। गलती मैं अपनी ही बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मेरे टाइम पे नहीं था तो कोई नेट ही नहीं निकालता, सब निकालते थे, उतनी नंबर ऑफ़ सीट्स भरती थी हर बार। तो मैं अपनी ही गलती बताऊँगा, तो ऐसे ही मैं आपको कहूँगा। पर इस टाइम क्या है कि सकते यूट्यूब में मेरी तरह और भी लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रॉपर वे को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है अब आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी बस आपको ज़रूरत है पेशेंस की और एक ही डायरेक्शन में मेहनत करने की। तीसरा ये जो मैंने सीखा कि देखिए मैंने कभी अपनी गलती भी एनालाइज नहीं करी, क्योंकि मैंने लास्ट बार जब निकाला तो मतलब 2020 से जब, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ 2020 से जब मैंने निकाला तो मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने अपनी गलती एनालाइज़ की कि क्या चीज़ मुझे नहीं आती है उसको अच्छे से पढूँ, क्या कट ऑफ एग्ज़ाम की है, मतलब मैंने पूरे एग्ज़ाम को जाना है क्या कट ऑफ आती है, अपनी कैटेगरी में मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा, और मतलब मुझे पूरा पढ़ना चाहिए, आधा पढ़ना चाहिए, या क्या चीज़ है जो मेरे लिए मेन है। तो मतलब मैंने खुद पे मेहनत करी, खुद की वीकनेस और खुद की पावर्स दोनों को जाना। तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है, आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि देखिए अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप उस वे में वापस आ ही जाते हैं। बस शर्त ये है कि आप हार ना माने और आप
तैयार रहें उस चीज़ के लिए भी, मतलब आप कभी भी आएँ तो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखिए जब मैं 2020 में आया था, सही बताऊँ तो मेरी हालत आपसे भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि उससे पहले वाले जो एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स थे वो 52 ही आए थे। ये बात शायद मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी की होगी। तो 52 मार्क्स से 112 में आना इतना आसान नहीं होता है। मेरे साथ भी वही सेम चीज़ थी, चीज़ें भूल गया था, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे टीचिंग करते करते, और क्लास 11-12 का ही पढ़ाता था, तो एमएससी का कुछ याद नहीं रहता था। उस टाइम पे जो भी पढ़ी थी चीज़ें सब भूल ही गया था। तो उन चीज़ों को वापस रिवाइज़ करना और एमएससी छोड़ने के बाद वापस इन सब चीज़ों में आना इतना आसान नहीं होता है। आप खुद देखेंगे, अगर आपको कोई 4 साल बाद कहे क्वांटम पढ़ने के लिए तो आपको कितना कठिन लगेगा। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहे तो क्या आप कैसे समझेंगे, मतलब अगर जो चीज़ आपने अभी छोड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है चीज़ों को। पर मुझे लगता है मैंने जैसे हार्ड वर्क किया और ख़ुद पे यकीन रखा और मेहनत करता रहा तो चीज़ें हो गई। वैसे अगर आप भी करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें और थोड़ा टाइम ले, जैसे मेरे लिए ली गई। पर जब भी आपका मैं बताऊं जीत होगी या जब आपका टाइम होगा, तो मैं आपको सही बताऊं, आप उस सफ़र को या उस चीज़ को आप सल्यूट करेंगे और आप यकीन मानिए वो हमेशा बेहतरीन होगा और ख़ूबसूरत होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा और एफ़र्ट डालिए। अगर आप कहीं ना कहीं रह गए, या आप कुछ और करके साथ में इन चीज़ों को कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपका टाइम होगा आपकी ये चीज़ें ही पूरी हो जाएंगी। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आप किसी चीज़ के लिए बने ही नहीं होते, कोई दूसरी चीज़ और खूबसूरत होती है जो आने वाली होती है। यानी आपकी जो नॉलेज है, आपने जो भी नेट में पढ़ा है, भले ही आपको नेट तक ना ले जा पाया हो, पर इस नॉलेज का देखिए आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा, और ये मेरा यकीन है। और मेरी कहानी से भी शायद आप ये समझ सके होंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हर कोई फेल होता है, हर किसी को अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं। बस ज़रूरत है कि थोड़ा सा वेट और पेशेंस दिखाने की और अपने हार्डवर्क को रेगुलर बनाए रखने की।